टेस्ला ने आखिरकार एसी मोटर बना ही ली थी। लेकिन कहानी केवल यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। अब जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेटेंट वाली न्यूज़ है वह ज़्यादातर एकेडमिक वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। इसलिए टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। वहां पर टेस्ला का विजन और प्रेजेंटेशन काफ़ी ब्रेक थ्रू और प्रैक्टिकल साबित हुई। टेस्ला की बातों को सुनकर इंजीनियर्स वहां पर काफ़ी हैरान थे और इसी चीज़ में एक बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान उनके ऊपर खिंचा। वेस्टिंगहाउस रेलवे एयर ब्रेक के इन्वेंटर थे और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का भी सपना था कि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और उन्हें भी यह लगने लगा था कि अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिकल जनरेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का फ्यूचर साबित हो सकती है। इसी कारण वेस्टिंगहाउस टेस्ला से मिलने उनकी लैब पर गए। उन्होंने टेस्ला को उनके पेटेंट के लिए एक ऑफर दिया, $25,000 कैश, $50,000 उनकी कंपनी में स्टॉक और हर एक हॉर्स पावर की एसी मोटर बिकने पर $2.5 की रॉयल्टी। तो अगर टेस्ला की मोटर्स उनके अनुसार सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वेस्टिंगहाउस ना केवल यूनाइटेड स्टेट में बिजली पहुंचा पाते बल्कि एक काफ़ी अमीर आदमी भी बन जाते। टेस्ला ने भी इस ऑफर को काफ़ी खुश होकर एक्सेप्ट कर लिया और जो पैसे मिले उससे टेस्ला ने एक नई लैब बनाई और बाकी बचे हुए पैसों को अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिए। इसी बीच उन्होंने एक रिसर्च भी की जिसको उन्होंने नाम दिया रेडिएंट एनर्जी का। रेडिएंट एनर्जी की स्टडी में उन्होंने एक ऐसी चीज़ को खोज लिया था जिसको आज हम बोलते हैं एक्सरे। साथ ही साथ कैसे एक्सरेस का यूज़ करके रेडियोग्राफ्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को ज़्यादा फैलाया नहीं। यही कारण है कि बाद में एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम रोंटिजन को एक्सरेस का एट्रीब्यूशन मिला और आज अगर आप गूगल पर सर्च करते हो हु डिस्कवर एक्सरेज तो विल्हेम रोंटिजन का ही नाम आता है। हालांकि फिर भी एक्सरेज टेस्ला की एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में से एक है। हालांकि टेस्ला उनमें से नहीं थे जो कि रिकॉग्निशन के पीछे भागते हो, वो प्योर डिस्कवरी और क्रिएशन के पीछे थे। जब टेस्ला का इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन चालू हुआ तो एडिसन और जेपी मॉर्गन, मैं आपको बता दूं कि जेपी मॉर्गन एडिसन की कंपनी में इन्वेस्टर थे, तो एडिसन और मॉर्गन ने एक फुल स्केल पर प्रोपेगेंडा को अल्टरनेटिंग करंट के अगेंस्ट फायर किया। एडिसन और मॉर्गन ने एक फुल प्लान बनाया कि वह कैसे टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट को पूरी दुनिया के सामने एक डेंजर के रूप में दर्शाएं कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट लोगों के लिए खतरनाक है। एडिसन यह जानते थे कि डीसी करंट को सरवाइव कराने के लिए उनको अल्टरनेटिंग करंट से ऊपर आना होगा और अगर टेस्ला को रोका नहीं गया तो एडिसन की पूरी कंपनी डूब जाएगी। क्योंकि एडिसन पर्सनली इससे अटैच थे, क्योंकि एडिसन ने डीसी करंट जनरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और अगर टेस्ला को रोका नहीं गया तो एडिसन के लिए यह एक काफ़ी बड़ा खतरा है। थॉमस एडिसन ने यह पब्लिकली डिक्लेयर भी कर दिया कि अगर अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों तक पहुंचेगा तो यह कस्टमर को केवल 6 महीनों में ही मार देगा। लोगों को अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कई डेंजर बताए गए, काफ़ी एफर्ट्स लगाए गए और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिसिटी की लिमिट को 800 वोल्ट तक ही लिमिट कर दिया गया। इससे लॉन्ग डिस्टेंस अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि इतने कम वोल्टेज पर हम लॉन्ग डिस्टेंस एसी ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। आज भी हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए कई हजार वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन एडिसन के ये एफर्ट्स केवल यहीं तक नहीं रुकने वाले थे। अब एडिसन क्रूएलिटी पर उतर आए थे। अब एडिसन अल्टरनेटिंग करंट को खतरनाक बताने के लिए उसका टेस्ट पूरी जनता के सामने पब्लिक प्लेस में जानवरों पर करने लगे थे। एडिसन सड़क पर मौजूद जानवरों पर एसी करंट के झटके देते थे जिससे कि लोग एसी करंट से डर जाएं। लेकिन आप देखिए कि जानवरों पर एडिसन ने कितनी क्रूएलिटी की। एक बार एक हाथी जिसका नाम था टॉपसी, उस पर भी एसी करंट के झटके दिए गए। इस काम के लिए एडिसन ने 2 आदमियों को हायर भी किया था और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी काम के लिए एडिसन की कंपनी सुबह के समय लोगों के जानवरों को चुराती थी। जानवरों पर यह क्रूएलिटी केवल अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। ऐसे ही ईयर 1890 में एडिसन ने वेस्टिंगहाउस के जनरेटर का यूज किया एक मर्डरर को मारने के लिए। इनफैक्ट
एक शॉक देने वाली चेयर का यूज किया गया था। हालांकि मारने का जो वोल्टेज था वह मिसकैलकुलेट हो गया और क्रिमिनल इससे काफी बुरी तरह से घायल हो गया और इस प्रोसेस को उस क्रिमिनल पर बार बार रिपीट भी किया गया। काफी लोग इस इवेंट को फांसी देने से भी दर्दनाक और खतरनाक बताते हैं और मॉर्गन और एडिसन ने इस चीज को मीडिया में भी पॉपुलराइज करने की कोशिश की। हालांकि एडिसन की इस सेमलेस क्रूएलिटी को देखकर टेस्ला ने रेगुलर एग्जीबिशन रखे जहां पर टेस्ला अपनी लेबोरेटरी में अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को लैंप जलाकर दिखाते थे, वह भी अपने शरीर से अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराकर। अब एक तरफ एडिसन इसी करंट से लोगों को डरा रहे थे कि यह कितना हार्मफुल है, वहीं दूसरी ओर टेस्ला अपने शरीर में से खुद अल्टरनेटिंग करंट को पास कराकर बल्ब को जला रहे थे। तो लोगों का ओपिनियन यहाँ से वहाँ घूम रहा था कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेस्ला अपनी क्रिएशन के लिए कहाँ तक फाइट करने के लिए तैयार थे। जहाँ पर मॉर्गन और एडिसन हर तरफ से पावरफुल थे, हर तरफ से कंडीशन एडिसन की तरफ फेवरेबल थी, लेकिन फिर भी टेस्ला ने फाइट किया। ऐसी कंडीशन पर आकर हम में से काफी लोग रिजाइन कर सकते थे, अपने काम को छोड़ सकते थे, लेकिन टेस्ला हार मानने वालों में से नहीं थे और फाइनली कोई भी अपोजिशन की क्रिएटिव पावर टेस्ला को नहीं रोक पाई। इसके बाद टेस्ला ने अपनी रेडिएंट एनर्जी की डिस्कवरी को देखकर, यानी कि एक्सरेज की डिस्कवरी को देखकर उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी के रियल्म के बारे में सोचा, क्योंकि 2 दशक पहले ही जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हो वही लाइट है। ईयर 1888 में हेनरी हर्ट्ज ने भी यह कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रिक स्पार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। टेस्ला यह जान चुके थे कि इस अनएक्सप्लोर्ड फील्ड से, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी से कई सारे इन्वेंशन किए जा सकते हैं। लाइट को और ज्यादा ग्लो कराया जा सकता है, एनर्जी को और भी एफिशिएंसी के संग ट्रांसमिट किया जा सकता है, यहाँ तक कि यह एनर्जी हमारी बॉडी से भी हार्मलेसली पास की जा सकती है। अब टेस्ला ने हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी इस नई रिसर्च में पहला माइलस्टोन था एक नया इन्वेंशन जिसको आज हम बोलते हैं टेस्ला कॉइल, एक ऐसी डिवाइस जो कि नॉर्मल 60 साइकिल पर सेकंड के अल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप करके अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले 100 of 1000 साइकिल पर चलने वाले काफी ज्यादा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है। टेस्ला कॉइल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर दे। टेस्ला कॉइल कैसे वर्क करती है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ला ने अपनी इस कॉइल का यूज करके पहला हाई एफिशिएंसी और हाई फ्रिक्वेंसी वाला फ्लोरोसेंट लैंप बनाया। ईयर 1891 में टेस्ला ने अपने न्यूयॉर्क सिटी लैब में यह प्रूफ कर दिया कि एनर्जी को वायरलेसली हवा के जरिए ट्रांसमिट किया जा सकता है। उन्होंने वायरलेसली एक लाइटनिंग लैंप को जलाकर यह प्रूफ कर दिया कि एनर्जी हवा में फ्लो कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर किया जा सकता है। और यहाँ से स्टार्ट हुई उनकी लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ वायरलेस एनर्जी। और इसको देखकर टेस्ला को इमीडिएटली ये आइडिया आया कि वह ऐसे ट्रांसमिशन टावर बनाएंगे जो कि वायरलेस एनर्जी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी यूनाइटेड स्टेट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रोवाइड करें। अब इसके बाद टेस्ला की कॉइल्स ने टेस्ला को एक और नए फिनोमेना को डिस्कवर कराने में मदद की और यह चीज दुनिया को बदलने वाली थी और इनका नाम था रेडियो वेव्स। टेस्ला ने यह पाया कि जब उन्होंने 2 कॉइल को ट्यून किया जिससे कि वह सेम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं, तो टेस्ला ने यह पाया कि वह सिग्नल को भेज सकते हैं और वह सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं। तो टेस्ला ने एक्सीडेंटली पहला रेडियो ट्रांसमीटर बना लिया था और जाने अनजाने में पहला रेडियो ट्रांसमिशन किया। हालांकि जब टेस्ला इलेक्ट्रिकल फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, पर उन्हें और वेस्टिंगहाउस को अभी भी यह प्रूफ करना था कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से ज्यादा कैपेबल है। और तभी टेस्ला को एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। दरअसल क्या हुआ था कि शिकागो में एक मेला लगना था और वह फेयर दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फेयर होना था। अब उसके लिए कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी, इसके लिए ऑक्शन हुआ था जहां पर एडिसन भी मौजूद थे और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी मौजूद थे और वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन इस ऑक्शन को जीत गई।